बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमना है। मैं अपने वालिद मौलवी साहब की तरबियत के ऐन मुताबिक एक हाफिज कुरान लड़की हूँ। सच पूछे तो मेरी पहचान ही मेरा पर्दा था। मेरी ज़ात सिर्फ मेरे ख़ानदान, मेरे कमरे और कुरान के दुरूस तक महदूद थी। मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि एक मोमिना की जीनत उसकी हया और पाक दामनी में है। मैंने अपनी खूबसूरती को हमेशा एक मोटी मुकम्मल सियाह चादर और गहरे नकाब के पीछे छुपाया, क्योंकि इस दुनिया में मेरी इज्जत सबसे कीमती असासा थी। मेरी दुनिया में सबसे अहम लोग मेरे वालिद, मेरी माँ और मेरा भाई आदिल था, जो अगरचे मुझसे छोटा था मगर मेरे लिए किसी मजबूत मुहाफिज से कम नहीं था। उस दिन भी मेरी जिंदगी मामूल के मुताबिक थी। मैं मगरिब से पहले मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाकर वापस लौट रही थी। मेरी निगाहें जमीन पर जमी थी और मेरे कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे हमेशा इस बात का खौफ रहता था कि कहीं कोई मेरी तरफ गलत निगाह से ना देखे। हमारी बस्ती बहुत छोटी थी, मगर उस पर वडेरा रफीक शाह की ताकत और जुल्म के साए गहरे थे। जब मैं बस्ती के एक सुनसान रास्ते से गुजरी तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। किसी ने मेरा रास्ता रोक दिया। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और मुझे फौरन महसूस हो गया कि ये कौन हो सकता है। मैंने आंख उठाए बगैर ही अपने खौफ को पहचान लिया था। ये वडेरा रफीक शाह था। रफीक शाह एक मगरूर और जालिम शख्स, जिसकी दौलत और ताकत ने उसे बेलगाम कर दिया था। उसकी गलीज सोच और हवस भरी निगाहें हर औरत के लिए खतरा बन गई थी। मैंने अपने जिस्म पर चादर को मजीद कस लिया और खामोशी से रास्ता देने का इशारा किया। अरे हाफिजा बीबी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? रफीक ने एक कठोर और बेशरम लहजे में कहा। मैंने सुना है इस गांव में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, मगर तुम हो के हमेशा यूं छुप कर गुजर जाती हो। जरा रुको और बात सुनो। मैंने तभी आवाज में डरते हुए कहा, वडेरा साहब, खुदा के लिए मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे घर जाने दे। मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मुझे हया से रहने दे। हया, वो एक कराहियत आमेज हंसिया सा। हया तो गरीबों के नसीब में होती है। जो ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी चलाता है, और तुम तो मेरा शौक हो। मुझे पसंद है कि जो चीज जितनी पर्दे में हो उसे उतनी ही मेहनत से हासिल किया जाए। फिर उसने अपने हाथ से मेरे बाजू को पकड़ने की कोशिश की और मेरे चेहरे के करीब से नकाब हटाने की जसारत की। यह अमल मेरे लिए रूह को चीर देने वाला था। मेरे आंसू आंखों से बह निकले और मैंने पूरी ताकत से अपनी चादर को अपनी गिरफ्त में रखा ताकि उसकी नापाक नजर मुझ पर ना पड़े। मेरा पूरा वजूद इस जिल्लत से कांप रहा था। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, मगर मेरी आवाज कांप कर सिर्फ एक सिसकी में बदल गई। अब तो और मजा आ रहा है, रफीक शाह ने तकब्बुर से कहा। तुम्हारी ये आंसू, तुम्हारी ये घबराहट मेरी फतह है। तुम मेरी मलकियत बनकर ही रहोगी। हैन उसी लम्हे मेरे लिए खुदा की मदद मेरे भाई की शक्ल में आई। मेरा भाई आदिल, जो मुझे देर होने की वजह से परेशान होकर ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा था। जब आदिल ने मुझे रफीक शाह के नापाक चुंगल में देखा तो उसकी आंखें गैरत और गुस्से से सुर्ख हो गईं। वो एक गरीब का बेटा था, मगर उसकी गैरत बादशाहों से ज्यादा थी। तुम्हारी ये हिम्मत, आदिल चिल्लाया। उसकी आवाज में वो कड़क थी जो उसने कभी नहीं दिखाई थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? आदिल ने बिना कुछ सोचे पूरी कुव्वत से रफीक शाह को धक्का दिया। रफीक शाह जमीन पर गिरते गिरते बचा। आदिल ने फौरन मेरा हाथ छुड़ाया और रफीक शाह की तरफ बढ़ा। गुस्से में पागल होकर आदिल ने उसकी कीमती गिरबान को पकड़ लिया। अभी बताऊंगा कि एक गरीब की बहन की इज्जत क्या होती है, आदिल ने उसे जोर से झंझोड़ते हुए कहा। रफीक शाह के लिए यह ताकत का खुला चैलेंज था। गांव के वडेरे का गिरबान एक आम नौजवान ने पकड़ लिया था। रफीक ने खुद को छुड़वाया और अपने कपड़ों को झाड़ा, मगर उसके चेहरे पर हवस की जगह अब शदीद इंतकाम की आग थी। तुम्हारी ये जुर्रत आदिल, रफीक ने इंतहाई धीमे मगर खौफनाक लहजे में कहा। तुमने मेरे गिरबान पर हाथ डालकर अपनी बहन की कीमत करोड़ों में कर दी है। मैं तुम्हारी इस हरकत का ऐसा बदला लूंगा कि तुम और तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी याद रखेगा। तुम्हारी बहन, यह हाफिज कुरान लड़की, मेरे लिए अब सिर्फ मामला है और मैं इसे सरेआम नीलाम करके तुम्हारी सारी गैरत को खाक में मिला दूंगा। आदिल ने मुझे फौरन पीछे किया और रफीक को खबरदार किया। हम वहां से भाग खड़े हुए, मगर मेरे दिल में एक हकीकत घर कर चुकी थी। रफीक शाह ने यह धमकी एक खुफिया मंसूबे के तहत दी थी। मेरे भाई के हाथ डालने की सजा अब मेरी इज्जत की नीलामी की शक्ल में मिलेगी। मेरा पर्दा, मेरी पाक दामनी सब खतरे में था। रात मेरे लिए बोझल गुजरी। रफीक शाह की इंतकामी धमकी और भाई आदिल की परेशानी ने मुझे सोने नहीं दिया। मुझे इल्म था कि रफीक शाह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे खानदान को निशाना बनाएगा। रफीक शाह को अपने उजट और जाहिल भाई बशीर शाह की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, जो हमेशा रफीक की हर जालिमाना हरकत में उसका दस्तो बाजू बनता था। बशीर भी इसी तरह गांव की लड़कियों को तंग करने और हकीर समझने का आदी था। उन दोनों की मुश्तरका ताकत ने
गांव में खौफ का माहौल बना रखा था। मेरा भाई उनके सामने एक कमजोर चट्टान था जो अब टूटने वाला था। सुबह होते ही रफीक शाह ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। हमारा घर जिस छोटी गली में था वहाँ की गटर लाइन रातों रात बंद कर दी गई और हमारे इलाके में पानी की सप्लाई भी अचानक रोक दी गई। ये वज़ाहिर आम मुश्किलात थी, मगर इनका मकसद हमें एहसास कमतरी और दबाव में लाना था। मेरे वालिद मौलवी साहब ने जाकर गांव के चौधरी से बात की, मगर सब ने माजरत कर ली। मौलवी साहब, रफीक शाह से टक्कर लेने की हिम्मत हम में नहीं है। आप जानते हैं वो कितना बाअसर है। ये सब हरबे नाकाफी थे रफीक शाह के लिए। वो अपना असल वार करना चाहता था। ठीक अगले दिन एक खौफनाक खबर मेरे कानों में पड़ी। आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मेरे वालिद दौड़ते हुए घर आए। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आमना, आदिल को थाने ले गए। रफीक शाह ने उस पर झूठा इल्जाम लगवाया है कि आदिल ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। मैं और मेरे वालिदा दोनों सख्ते में आ गए। ये सरासर झूठ था। आदिल तो सिर्फ मेरी इज्जत का दिफा कर रहा था। मेरे वालिद ने फौरन अपने चंद जानने वाले वकीलों से बात की, लेकिन हर तरफ से ठंडा जवाब मिला। कोई भी वडेरा रफीक शाह के खिलाफ अदालत में खड़ा होने को तैयार न था। वो बाअसर था, उसके पास पैसा था, उसके झूठे गवाह हर वक्त तैयार रहते थे। आदिल को पहली रात थाने में ही गुजारनी पड़ी। मेरे वालिद की बेबसी दीदनी थी। वो आदिल की रिहाई के लिए हर दरवाज़ा बजा रहे थे, लेकिन हर जगह से नाकामी और मायूसी ही मिली। रफीक शाह ने पुलिस और अदलिया दोनों जगह अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया था। हमें मालूम था कि अगर आदिल ज़्यादा देर थाने में रहा तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी या उस पर तशद्दुद किया जाएगा। 2 दिन के बाद एक शाम रफीक शाह का एक पुराना नौकर हमारे घर आया। वो मेरे वालिद को एक पैगाम देना चाहता था। नौकर ने डरते डरते कहा, मौलवी साहब, रफीक शाह ने पैगाम भेजा है। वो कहते हैं कि इस मामले को सुलह से ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे वालिद की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। सुलह? क्या मतलब है उसका? वो आदिल को छोड़ देगा? वो कहते हैं कि कल रात हवेली की खुफिया दीवान खाने में गांव के चंद बड़े लोग और वो खुद बैठेंगे। ये सुलह की महफिल होगी। अगर आप इसमें शामिल हो जाएं तो वो आदिल पर से केस वापस ले लेंगे। नौकर ने झुक कर ये बात कही। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, वालिद ने फौरन कहा। लेकिन नौकर का चेहरा अभी भी परेशान था। वडेरा साहब की एक शर्त भी है। कैसी शर्त? वालिद ने बेचैनी से पूछा। वो कहते हैं कि इस सुलह को मजबूत करने के लिए आपको अपनी बेटी आमना बीबी को भी इस महफिल में लाना होगा, ताकि तमाम गांव वालों को पता चले कि आपने उनके गुस्से और दावे को कबूल कर लिया है। ये रस्मी शर्त है। ये सुनकर मेरे वालिद का चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसी सुलह थी जिसमें एक बापर्दा लड़की को बाअसर मर्दों की महफिल में ले जाने का मुतालबा किया जा रहा था? ये बेगैरती का मुतालबा था। मेरे वालिद ने सख्ती से इनकार कर दिया। यह नामुमकिन है। मेरी बेटी एक हाफिज कुरान है। मैं उसे एक ऐसी महफिल में नहीं भेज सकता जहां अजनबी मर्द हो, तो फिर आदिल को भूल जाए। नौकर ने कंधे उचकाकर कहा, वडेरा साहब का कहना है कि वो आदिल को झूठे केस में इतना लंबा खींचेंगे कि वो जेल में ही सड़ जाएगा। नौकर चला गया और मेरे घर में एक तूफान बर्पा हो गया। मेरे वालिद और वालिदा आपस में बात कर रहे थे। दोनों की आंखों में बेबसी थी। मैं भी ये सब सुन रही थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये सुलह की महफिल नहीं बल्कि एक घिनौनी साजिश है। ये रफीक शाह के इंतकाम लेने की दूसरी चाल थी। वो मुझसे मेरी इज्जत का बदला लेना चाहता था। वो मुझे वहां बुलाकर यकीनन मेरी तस्दील करेगा या कोई और जालिमाना मुतालबा करेगा। मेरा दिल डूब रहा था, मगर मेरा भाई आदिल, जिसने मेरे खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी, उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने थी। उस रात मेरे वालिद ने कई बार करवटें बदली। बिलाखिर वो मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में आंसू थे। आमना बेटी, उनकी आवाज़ रुंधी हुई थी, मैं तुम्हें उन जालिमों के सामने नहीं ले जाना चाहता, मगर आदिल हमारा बेटा, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। अगर हमने उनकी बात ना मानी तो आदिल पर मज़ीद तशद्दुद होगा या वो हमेशा के लिए जेल में रह जाएगा। मैंने अपने वालिद की तरफ देखा। उनका चेहरा आजिज़ी और मोहब्बत से भरा हुआ था। मैं उनकी बेबसी को महसूस कर सकती थी। मैंने आहिस्तगी से कहा, वालिद साहब, मैं जानती हूँ कि ये एक चाल है। रफीक शाह सिर्फ मुझे जलील करना चाहता है। मैंने अपना नकाब दुरुस्त किया और दिल में मजबूती पैदा करते हुए कहा, अगर मेरी इज्जत पर कुर्बानी देने से आदिल की जान बचती है तो मैं तैयार हूँ। आप फिक्र न करें, मेरा ईमान मेरे साथ है। मैं उस महफिल में जाऊंगी, लेकिन सिर्फ आदिल की रिहाई की शर्त पर। मेरे वालिद ने भारी दिल से मेरी बात मान ली। हम बेबस थे। हमारा रास्ता कानून या इंसाफ से नहीं बल्कि एक जालिम वडेरे की मर्जी ने तय कर दिया था। अगले दिन मैं एक बापर्दा हाफिज कुरान लड़की एक खुफिया महफिल में जाने के लिए तैयार थी, जहां मेरी इज्जत की नीलामी का मैदान सजेगा। मेरे वालिद का हाथ मेरे बाजू पर था, लेकिन वो कांप रहा था। उनकी आंखों में जिल्लत और बेबसी का गहरा समंदर था।
और मेरे दिल में खौफ का एक आहनी पिंजरा बन चुका था। हम उस रात वटेरा रफीक शाह की हवेली के उस खुफिया दीवान खाने की तरफ जा रहे थे जहाँ ये सुलह का ढोंग रचाया गया था। मुझे मालूम था कि मैं सिर्फ एक माल की हैसियत से वहां जा रही हूँ जिसकी कीमत मेरे भाई की आज़ादी से लगाई जाएगी। जैसे ही हमने भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला, मेरे दिल की धड़कनें बंद होने लगी। अंदर एक बड़ा तारीक कमरा था जहाँ सिर्फ मिट्टी के तेल के दिए जल रहे थे, जिससे माहौल मजीद डरावना और पुरस्कार लग रहा था। कमरे में गांव के ताकतवर मगर बदकिरदार मर्द बैठे थे जिनकी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत या हमदर्दी नहीं थी। वो सब खामोशी और बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे। रफीक शाह अपने भाई बशीर शाह के साथ एक ऊंची मसनद पर बैठा था। उसके चेहरे पर कामयाबी और मक्कारी की हंसी थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, उन सब की हवस भरी निगाहें मेरे नकाब और चादर को चीरने लगीं। ये निगाहें मेरी हया को मजरू कर रही थी और मुझे महसूस हुआ जैसे मैं आग के दरमियान जल रही हूँ। मैंने अपनी चादर को मजीद मजबूती से पकड़ लिया। मेरे वालिद आगे बढ़े। उनकी आवाज़ में लर्जिश थी। वडेरा साहब, हम आपकी शर्त पूरी करने आए हैं। ये सुलह की महफिल है। हमारा बेटा आदिल कहाँ है? उसे आज़ाद कर दीजिए। रफीक शाह ने एक शैतानी कहकहा लगाया। मौलवी साहब, इतनी जल्दी क्या है? पहले हमारा इंतकाम मुकम्मल हो जाए। आपके बेटे ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला था और अब आपको उसका बदला देना पड़ेगा। वो अपनी मसनद से उठा और मेरी तरफ इशारा किया। आपने कहा था कि अगर मैं आऊंगी तो आदिल आज़ाद हो जाएगा। मैंने पहली बार आवाज़ निकाली जो नकाब के पीछे भी डरी हुई थी। रफीक शाह ने इगारत से जवाब दिया, आदिल आज़ाद हो जाएगा, लेकिन पहले माफ़ी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैंने तुम लोगों को यहाँ सुलह के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे गुरूर को तोड़ने के लिए बुलाया है। ये लड़की अब मेरी मलकियत होगी। ये तुम्हारे ख़ानदान के बदले की कीमत है। यह इज्तिमाई जुल्म मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरी रूह कांप उठी। ये एक नई चाल थी। सुलह का झूठ और मलकियत का दावा, ये जुल्म है। मेरे वालिद चीख पड़े, ये कैसी रस्म है? हम अपनी बेटी नहीं दे सकते। ये इंसाफ नहीं। इंसाफ? रफीक ने अपने भाई बशीर शाह की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये हमारी रिवायत है और इस रिवायत का सबसे अहम हिस्सा। फिर एक ऐसा खौफनाक लम्हा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। रफीक शाह तेजी से मेरे करीब आया और एक झटके से मेरी स्याह चादर और नकाब खींच कर उतार दिया। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल गई हो। मेरी खूबसूरती जो मैंने पर्दे में छुपा कर रखी थी अब उन अजनबी हवस भरी निगाहों के सामने थी। मुझे लगा जैसे मेरे वजूद के टुकड़े हो गए हों। रफीक शाह ने मेरे नकाब को ज़मीन पर फेंक दिया और ज़ोर से ऐलान किया, यह है वो हुस्न जिस पर एक फ़कीर के बेटे को गुरूर था। अब इसकी बोली लगाई जाएगी। कमरे में मौजूद तमाम मर्दों की निगाहें मेरी तरफ जम गई। उनकी आंखों में बेहयाई और शैतानी चमक थी। मैं सर झुकाकर खड़ी हो गई। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो गई हो। मेरे वालिद चीख मार कर नीचे बैठ गए। उनकी आंखें हैरत और दुख से फटी हुई थी। इससे पहले कि तुम उसे कोई ज़ाती चीज़ समझो, रफीक शाह ने एक और साजिशी मोड़ लेते हुए कहा, हम ये तय करेंगे कि इस लड़की की माशी हैसियत क्या है। ये मेरा खूनी बदला भी है और एक कारोबारी सौदा भी। जो इसकी सबसे ज़्यादा कीमत लगाएगा वही इसका मालिक बनेगा। यह ऐलान सुनकर मैं हिलकर रह गई। ये सिर्फ जिल्लत नहीं थी, ये तो सरेआम नीलामी थी। मेरी इज्जत की कीमत लगाई जा रही थी। रफीक की ये हरकत दरअसल मेरे भाई से लिया गया खून का बदला था, जहाँ मेरी इज्जत की कीमत लगाई जा रही थी। एक बड़ी उम्र के शख्स ने, जो इलाके का एक अमीर तरीन जमींदार था, पहल की 10 लाख। ये 10 लाख मेरे कानों में जहन्नुम की गूंज की तरह गूंजा। उसने मेरी कीमत एक बेजान चीज़ से भी कम लगाई थी। मैंने अपने खुदा से इल्तिजा की। मैंने बेख्तियार मरने की दुआ की। मेरे जहन में मेरे भाई आदिल की सूरत आई और मैंने सोचा कि मेरी मौत मेरे ख़ानदान को इस जुल्म से बचा पाएगी। बशीर शाह ने जोश में आकर आवाज़ लगाई, कोई है जो बोली बढ़ाए? ये सिर्फ हुस्न नहीं, यह हाफिज़ कुरान का इल्म है। इसकी कदर व कीमत लगाओ। बशीर इस बोली को मजीद सनसनीखेज बना रहा था ताकि रफीक शाह की अना को तस्कीन मिले। बोली लगाने का ये सिलसिला जारी रहा और मेरे गिर्द मौजूद हर शख्स एक वहशी की तरह मुझ पर नजरें जमाए था। उन सब के लिए मैं एक अशिया से ज़्यादा कुछ नहीं थी जिसे वो पैसा फेंक कर हासिल करना चाहते थे। मेरे वालिद बेबसी से रो रहे थे और मैं वहाँ एक बेजान बुत की तरह खड़ी थी। मेरा वजूद इंतकाम और हवस के सामने कमज़ोर पड़ चुका था। मैंने सिर्फ अपने ईमान की डोरी को थामा हुआ था और दिल दिल में अल्लाह की पनाह मांग रही थी कि वो मुझे इस अजाब से निजात दिलाए, खा मौत ही क्यों ना हो। ये सब एक घिनौनी रस्म थी, एक समाजी जुल्म जिसमें ताकतवर लोग अपनी हवस और इंतकाम को रिवायात का नाम देकर पूरा करते हैं। मेरा भाई इस जुल्म का शिकार था और अब मैं उसकी कीमत बन चुकी थी। हर बढ़ती हुई बोली मेरे दिल पर एक तेज धार खंजर की तरह लग रही थी। उस लम्हे मैंने अपने हाफिज होने पर फख्र महसूस किया, क्योंकि मेरा रब ही अब मेरा वाहिद सहारा था। तभी
जब बोली एक खास हद को छू चुकी थी और महफिल में हंगामा जोरों पर था। बाहर से एक जोरदार आवाज आई और दरवाजा टूटने की आवाज के साथ ही एक गैर मुतवक्के तेज कदमों के साथ कोई अंदर दाखिल हुआ। मेरे कानों में उस अमीर जमींदार की आवाज गूंज रही थी जिसने मेरी कीमत 10 लाख लगाई थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी। मुझे यकीन था कि अब मेरी किस्मत में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ही लिखी है। मेरे वालिद की सिसकियां कमरे में सुनाई दे रही थी मगर कोई उन्हें तसल्ली देने वाला नहीं था। मेरे गिर्द मौजूद हर शख्स हवस और बेरहमी की मोहर लिए बैठा था। बोली अभी भी जारी थी। छोटे मोटे इजाफे हो रहे थे और मेरी बेबसी का तमाशा अपने उरूज पर था। मैंने दुआ की कि काश ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। उस लम्हे एक जोरदार आवाज़ के साथ दीवान खाने का भारी दरवाज़ा टूट कर अंदर आ गिरा। महफिल में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने सहम कर आंखें खोली तो दरवाजे की जगह एक लंबा, साफ सुथरा और मगरूर शख्स खड़ा था। उसके लिबास से, उसके अंदाज से अमारत टपक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था मगर उसका चेहरा अपने भाइयों की तरह उजड़ या हवसज़दा नहीं था। ये शाहज़ैन शाह था जो रफ़ीक शाह का छोटा भाई था मगर जिसकी तालीम और तरबियत बाहर की दुनिया में हुई थी और वो अपने भाइयों के जालिमाना किरदार के बिल्कुल बरक्स था। रफ़ीक शाह अपनी मस्तद से गुस्से में उठकर खड़ा हुआ। शाहज़ैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने की? तुम कौन होते हो हमारी महफिल ख़राब करने वाले? शाहज़ैन शाह ने रफ़ीक शाह को हिकारत भरी निगाहों से देखा जैसे वो उसे कोई कीड़ा समझ रहा हो। उसने मेरे वजूद को एक लम्हे के लिए देखा और फिर उसकी निगाहें महफिल में मौजूद बाकी मर्दों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। मुझे तुम्हारी इस गंदी महफिल में कोई दिलचस्पी नहीं, शाहज़ैन ने ठंडी और गूंजदार आवाज़ में कहा। मैं यहाँ तुम्हारे मामले को ख़त्म करने आया हूँ। फिर उसने रफ़ीक शाह को नज़रअंदाज करते हुए बुलंद आवाज़ में महफिल में मौजूद तमाम लोगों को मुखातिब किया। मैं इस सौदे की आखिरी बोली लगाता हूँ। मैं इस लड़की की कीमत 10 लाख या 50 लाख नहीं लगाऊंगा। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई। ये शख्स क्या कह रहा था? क्या ये भी इसी तरह मुझ पर मलकियत जमाना चाहता था? 2 करोड़, शाहज़ैन ने ऐलान किया और यह आवाज़ दीवान खाने की हर दीवार से टकरा कर वापस आई। मैं 2 करोड़ देता हूँ और ये लड़की अब मेरी मलकियत है। पूरी महफिल में गहरा सन्नाटा छा गया। 2 करोड़, ये वो कीमत थी जो इस इलाके में किसी ज़मीन या बड़ी जायदाद की भी नहीं लगती थी। रफ़ीक शाह की आंखों में हैरत और लालच का तसादुम हो रहा था। उसका सारा इंतकामी मंसूबा एक ही झटके में टूट गया था। अगरचे वो गुस्से में था मगर 2 करोड़ की बड़ी रकम उसे खामोश करने के लिए काफ़ी थी। ये क्या मजाक है शाहज़ैन? रफ़ीक शाह ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। कोई मजाक नहीं, शाहज़ैन ने सख्ती से कहा। उसने अपने साथ आए हुए मुहाफिजों को इशारा किया और उन्होंने फ़ौरन नकदी से भरे हुए बड़े ब्रीफ केस लाकर ज़मीन पर फेंक दिए। ये लो तुम्हारा बदला और तुम्हारा पैसा। अब इस लड़की पर तुम्हारी कोई मलकियत नहीं रही, इसे जाने दो। रफ़ीक शाह ने पैसों की तरफ देखा। उसका लालच उसकी अना पर गालिब आ गया। उसने कुछ देर पसोपेश किया मगर इतनी बड़ी रकम को ठुकराना उसके लिए नामुमकिन था। उसने हार मान ली। ठीक है, ये सौदा तुम्हारा हुआ शाहज़ैन, मगर याद रखना तुमने एक दुश्मनी खरीदी है। शाहज़ैन ने रफ़ीक शाह की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ाया। मैं अब भी बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। वो मेरे करीब आया। उसका लंबा कद और उसकी बावकार मौजूदगी मुझे हैरत ज़दा कर रही थी। उसने बगैर किसी छूने या ज़बरदस्ती के सिर्फ एक इशारा किया और कहा, आमना चलो। मैं उसके इशारे पर बेख्तियार चल पड़ी। मेरे वालिद जो अब तक सकते में थे उठकर मेरी तरफ बढ़े मगर शाहज़ैन के मुहाफिजों ने उन्हें रोक दिया। मैंने जाते जाते अपने वालिद की बेबसी भरी नज़रों को देखा और मज़ीद टूट गई। मेरा मालिक बदल चुका था मगर मैं अब भी एक माल थी। शाहज़ैन ने मुझे तेज़ी से हवेली के बाहर खड़ी अपनी स्याह रंग की बड़ी और पुरतायूश गाड़ी में बिठाया। बाहर के मुहाफिज तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुके थे। शाहज़ैन खुद ड्राइविंग सीट के बजाय मेरे बराबर में आन बैठा। गाड़ी ने एक झटके में हवेली को पीछे छोड़ा और शहर की तरफ तेज़ रफ्तारी से दौड़ने लगी। मुझे अपनी अचानक निजात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं रफ़ीक शाह के चुंगल से निकली थी मगर अब एक नए पुरस्कार मालिक के साथ थी जो मेरे भाई का ही था। ये ट्विस्ट मेरे लिए नाकाबिले फ़हम था। मेरा सारा खौफ जो अंदर दबा हुआ था अब आंसुओं की शक्ल में बह निकला। मेरे होंठ कांप रहे थे। बेबसी और खौफ की इस शिद्दत में मैंने बेख्तियार अपने हाफिज़ कुरान होने का सहारा लिया। मेरे होंठों पर सूरह रहमान की तिलावत जारी हो गई। मेरी आवाज़ सिसकियों में डूबी हुई थी। मैं तिलावत करती रही। मेरे आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा कि मेरे बराबर में कौन बैठा है। मैं सिर्फ अल्लाह के कलाम में सुकून तलाश कर रही थी। जब मैंने तिलावत का एक हिस्सा मुकम्मल किया तो मेरी नज़र अचानक शाहज़ैन पर पड़ी। वो गाड़ी चलाते हुए एक भी लफ्ज़ बोले बगैर मेरी तिलावत सुन रहा था। उसका चेहरा तासुरात से आरी था, जैसे उसकी सारी रौनक
اور غرور ختم ہو چکا ہو۔ وہ میرے خوف اور میری قرآنی آواز کو سن کر بالکل پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری تلاوت نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میری آنکھوں میں سورہ رحمان کی آیات اور شاہزین کا پتھر جیسا چہرہ، ان دونوں کا تصادم میرے تمام حواس پر چھایا ہوا تھا۔ جب وہ گاڑی رکی تو میں نے دیکھا کہ ہم شہر سے بہت دور ایک وسیع و عریض جدید طرز کے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ بنگلہ اس علاقے کی حویلیوں سے بہت مختلف تھا، خاموش، سرد اور ویران۔ شاہزین نے خاموشی سے مجھے گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چلی۔ یہ بنگلہ باہر سے جتنا شاندار تھا، اندر سے اتنا ہی خاموش اور بے روح تھا۔ مجھے ایک خوبصورت، روشن اور ہوادار کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی، مگر میرے دل میں یہ احساس گہرا ہو رہا تھا کہ میں ایک نئے طلائی قید خانے میں آ گئی ہوں۔ مجھے بٹھانے کے بعد شاہزین کی ایک خادمہ میرے پاس آئی، جو کوئی غیر ملکی لگ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وہ میرا خیال رکھے گی۔ اس کا نام شاید مسز جانسن تھا۔ میں نے اس سے پانی پیا اور پھر اپنے کپڑے اور نقاب درست کر کے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ہر شخص سے پردہ کرنا تھا۔ ساری رات میں سو نہیں سکی۔ میرے ذہن میں عادل، میرے والد اور رفیق شاہ کی انتقامی دھمکیوں کا شور تھا۔ صبح جب ہلکی روشنی پھیلی تو میں نے فجر کی نماز ادا کی اور جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ میں اب مکمل طور پر شاہزین شاہ کی ملکیت تھی اور مجھے یہ رشتہ قبول کرنا ہی تھا۔ میرا ایمان مجھے حوصلہ دے رہا تھا کہ خدا نے مجھے ایک ظالم کے ہاتھ سے چھڑوایا ہے تو وہ آگے بھی میری مدد کرے گا۔ دن چڑھتے ہی میں نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ مجھے اس پراسرار مالک سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے خادمہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں شاہزین شاہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اس کے دفتر نما کمرے میں بلایا گیا۔ میں مکمل پردے میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ وہ ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے فائل سے نظریں اٹھائے بغیر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ بتائیے، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں آمنہ؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز سرد اور کاروباری تھی۔ اس میں وہ جذباتی تاثر بالکل نہیں تھا جو رات میری تلاوت سنتے وقت اس کے چہرے پر آیا تھا۔ میری آواز میں ابھی بھی لرزش تھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس وحشت سے نکالا، لیکن ایک بات میری سمجھ نہیں آئی۔ آپ رفیق شاہ کے بھائی ہیں، آپ نے یہ 2 کروڑ کی بوری کیوں لگائی؟ کیا آپ بھی؟ میں اپنا جملہ پورا نہیں کر سکی، مگر شاہزین نے میری بات سمجھ لی تھی۔ اس نے فائل بند کی اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نگاہیں تجسس اور بے حسی کا مرکب تھیں۔ میں تمہاری طرح جانتا ہوں کہ میرے بھائی کس قدر ظالم اور بدعنوان ہیں۔ ان کی پوری جائیداد لڑکیوں کو تنگ کرنے اور غریبوں پر ظلم کرنے سے بنی ہے۔ میں اس خاندان کی اندھی وراثت کو قبول کرنے کے لیے امریکہ سے واپس نہیں آیا۔ تو پھر میں نے آہستہ سے کہا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد تمہیں تحفظ دینا ہے اور دوسرا اپنے بھائیوں کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس نے سیدھے اور حکیمانہ انداز میں جواب دیا۔ تمہیں میرے بھائیوں سے تحفظ چاہیے تھا، اب تم یہاں محفوظ ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے تاکہ رفیق شاہ تم پر کسی قسم کا انتقامی حملہ نہ کر سکے اور نہ ہی تمہیں ذلیل کر سکے۔ اس کا جواب میرے دل کو تھوڑا سکون تو دیتا تھا، کیونکہ وہ کم از کم نیک نیتی کا اظہار کر رہا تھا، مگر اس کا روکھا، سرد اور حکیمانہ انداز مجھے ڈراتا تھا۔ وہ مجھ سے بات تو کر رہا تھا، مگر اس میں ہمدردی کا کوئی شائبہ نہیں تھا، جیسے میں کوئی قیمتی دستاویز ہوں جو وہ صرف اپنے مقصد کے لیے محفوظ کر رہا ہو۔ میں تمہیں تمہارے کمرے میں تمام آسائشیں دوں گا، اس نے مزید کہا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ تم یہاں میری مرضی سے ہو۔ تمہارا یہاں سے باہر نکلنا سخت منع ہے، کیونکہ باہر رفیق اور بشیر شاہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جب تک میں ان کا مقابلہ نہیں کر لیتا تم یہاں میری حفاظت میں رہو گی۔ اس کا لہجہ ایک سخت کمانڈر کا تھا جو اپنے ماتحت کو حکم دے رہا ہو۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کی بات مان لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ظالم ہے یا دراصل میرا نجات دہندہ۔ کیا اس کا مقصد صرف انتقام تھا یا وہ واقعی انصاف چاہتا تھا؟ باقی دن ایسے ہی گزر گئے۔ شاہزین اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ وہ دن میں کئی بار کمپیوٹر اور فون پر طویل میٹنگز کرتا۔ وہ ایک مصروف کاروباری شخص لگ رہا تھا جسے میرے وجود سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنے بڑے کمرے میں قرآن، جائے نماز اور خاموشی تک محدود ہو گئی تھی۔ میں مسلسل عبادت کرتی کیونکہ میرا ایمان ہی میرا واحد سہارا تھا جو مجھے اس غیر یقینی صورتحال میں زندہ رکھے ہوئے تھا۔ میں صرف اپنے بھائی کی آزادی اور ظلم کے خاتمے کی دعا کر رہی تھی، اور یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے اس نئے مالک کی نیت کی شر سے محفوظ رکھے۔ وہ ایک پہیلی تھا جسے سمجھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں اب بھی شاہزین کے خوبصورت مگر سرد گھر میں اپنی تنہائی کے ساتھ مقید تھی۔ اس کا سرد اور حکیمانہ انداز اگرچہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا،
मगर अदम इत्मीनान बरकरार था। मैं उसे एक ताकतवर अजनबी समझती थी जिसका मकसद बड़ा जरूर था, मगर मुझसे सिर्फ एक सहूलत हासिल करना था। मैं दिन का ज्यादातर हिस्सा तिलावत और इबादत में गुजारती थी और मेरी चादर मेरे जिस्म से एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं होती थी। एक शाम सूरज गुरूब हो चुका था और मैं मगरिब की नमाज की तैयारी कर रही थी जब मुझे शाहजहान के दफ्तर नुमा कमरे से दबी हुई आवाज़ें सुनाई थी। उसके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और मुझे पहली बार ये तजस्सुस हुआ कि वो इतनी देर तक किन कामों में मसरूफ़ रहता है। मैंने आहिस्तगी से दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। शाहजहान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में संजीदगी और गुस्सा था। हाँ, मुझे यकीन है कि शवाहिद जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। हमें उन तमाम काले धंधों और गैर इखलाकी कारोबार का पर्दा फाश करना है। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और कहा, और सबसे अहम बात, मैं जल्द ही रफ़ीक और बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। उसके लिए मुझे उस लड़की की गवाही चाहिए होगी। मेरी सबसे बड़ी ताकत यही है। यह सुनकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। उस लड़की से उसका इशारा मेरी तरफ था। क्या मेरी जिल्लत का मकसद एक मुकदमे की बुनियाद बनना था? उसने मजीद कहा, मैंने उसे 2 करोड़ में ख़रीदा ताकि वो उनके इंतकाम का निशाना न बने। वो इस वक्त मेरी हिफाजत में है और यही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं उन जालिमों को कानून के कटहरे में लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो अपने आप को खुदा समझते हैं, मगर अब उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। फ़ोन बंद हो गया। मैंने तेज़ी से कदम पीछे हटा लिए और अपने कमरे में आ गई। ये सब सुनकर मेरे दिल को पहली बार मुकम्मल इत्मीनान नसीब हुआ। उसका मकसद हवस या जुल्म नहीं, बल्कि इंसाफ और इस्लाह था। वो मेरे लिए कोई मालिक नहीं, बल्कि मेरे मामले में खुदा का भेजा हुआ एक सबब था। मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि शाहजहान अपने भाइयों के गैर अखलाकी कारोबार, ज़मीनों पर कब्जे और औरतों को तंग करने की हरकतों से सख्त नफरत करता था। वो एक इंसाफ पसंद शख्स था जो अपने ख़ानदान के जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए जिलावतनी से वापस आया था। उस दिन मैंने इशा की नमाज के बाद हिम्मत जमा की और बाकायदा पर्दे में रहते हुए उसके दफ्तर का दरवाज़ा बजाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आमना, हाँ आ जाओ, उसने हैरत से कहा। मैं अंदर गई और उसके सामने कुछ फासले पर खड़ी हो गई। मैंने पहली बार अपनी आवाज़ में खौफ के बजाय यकीन का रंग भर कर बात की। शाहजहान शाह, मैंने आज आपकी बातें सुनी हैं। मैंने सुना है कि आप मुझसे गवाही लेना चाहते हैं और आपका मकसद सिर्फ इंसाफ है। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी आई, फिर वो संजीदा हो गया। हाँ, ये सच है। क्या तुम्हें मुझ पर शक था? मुझे शक था, मगर अब नहीं। मैंने ईमानदारी से कहा, मैं इस जुल्म को ख़त्म करने में आपकी पूरी मदद करूंगी। मेरा भाई आदिल बेकसूर है और आपके भाई मुजरिम। मैं उनकी असल हकीकत बयान करूंगी। शाहजहान ने गहरी सांस ली। आमना, तुम बहुत बहादुर हो, मगर ये रास्ता आसान नहीं। तुम्हारी गवाही ही इस केस की बुनियादी ईंट होगी। तुम्हें तमाम खतरात का सामना करना पड़ सकता है। मैंने जिल्लत की महफिल को अपनी आंखों से देखा है। मैंने मजबूती से जवाब दिया, इस जिल्लत को ख़त्म करने के लिए मैं हर खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। अगर आपका मकसद जुल्म के इस निज़ाम को ख़त्म करना है जो आपके ख़ानदान ने बनाया है, तो मैं आपके साथ हूँ। उसकी इंसाफ पसंदी ने मुझे मुतासर किया और मेरे दिल से उसके लिए खौफ ख़त्म होना शुरू हो गया था। मैंने पहली बार उसे सिर्फ एक अमीर शख्स नहीं, बल्कि एक मुश्तरका मकसद का साथी समझा। अगले दिन शाहजहान ने मुझे अपने मंसूबे की कुछ तफसीलात बताई। उसने बताया कि वो कैसे खुफिया शवाहिद जमा कर रहा है और कैसे उसने कई सालों से अपने भाइयों पर नज़र रखी हुई थी और वो अपने भाइयों को कानून के ज़रिए शिकस्त देना चाहता था ताकि उनका इक़्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं अब सिर्फ उसके लिए दुआ करती थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो। हर नमाज में मैंने शाहजहान के लिए नेक तमन्नाएं मांगी, क्योंकि उसकी कामयाबी ही मेरे ख़ानदान की इज्जत की बहाली थी। उसकी मौजूदगी अब मुझे कैद खाना नहीं, बल्कि महफूज पनाहगाह लग रही थी। मैं पर्दे में रहकर भी उसके साथ इस बड़े जिहाद में शरीक हो चुकी थी। उसने मुझे कागजात और रिकॉर्ड दिखाए जिसमें रफ़ीक और बशीर शाह के जुल्म की तफसीलात थी, और मैंने अपने भाई के केस से मुतालिक ज़रूरी मालूमात फराहम की। हम दोनों अब एक खामोश मगर मजबूत बुनियाद पर खड़े थे, जिसका मकसद सिर्फ सच्चाई की फतह था। इंसाफ और सच्चाई के मुश्तरका मकसद ने हमारे दरमियान मौजूद सर्द दीवार को हटा दिया था। शाहजहान की नेकनीयती और इंसाफ पसंदी का इल्म होने के बाद मैंने दिल खोलकर उससे बात करना शुरू कर दी थी। अलबत्ता हाया और पर्दा मेरी ज़ात का अटूट हिस्सा था और मैं कभी भी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करती थी। हमारे दरमियान अब गुफ्तगू में खौफ की जगह एतमाद ने ले ली थी। शाहजहान दिन में कई बार मेरे कमरे के बाहर आता और मुझसे आदिल के केस की तफसीलात, रफ़ीक शाह के जुल्म के नए शवाहिद और गाँव के मुआशरती मसाइल पर बात करता। इस दौरान वो हमेशा बाइज़्ज़त फासला रखता, मगर मुझे महसूस होता कि वो मुझे अब सिर्फ एक गवाह नहीं,
बल्कि एक मुशीर के तौर पर देखता है। मैं उसे मजबूत दलीलें देती और साथ ही सब्र और इस्तिकामत की तलकीन करती। एक दिन मैं दोपहर के वक्त अपने कमरे में सूरह रहमान की तिलावत कर रही थी। मेरी आंखें तिलावत में थीं और दिल की पूरी तवज्जो कलाम हक पर मरकूज थी। मैं दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद थी, क्योंकि कुरान मजीद मेरे लिए एक ताकतवर शिफा और सुकून का जरिया था। जब मैं इस आयत, जिसका तर्जुमा बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे की बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, इसकी बार बार तकरार कर रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई मौजूद है। मैंने तिलावत जारी रखी और जब मैंने सूरह रहमान मुकम्मल कर ली तो देखा शाहजहान शाह खामोशी से मेरे दरवाजे पर खड़ा मेरी आवाज़ सुन रहा था। उसके चेहरे पर सुकून का अजीब इंतजाज था। तुम्हारी आवाज़ में बहुत तासीर है आमना। तिलावत ख़त्म होने पर वो आहिस्ता से अंदर आया और दीवार के करीब रुक गया। ये पहला मौका था जब उसने इंतहाई नरम लहजे में मुझसे बात की। मैंने नकाब में रहते हुए सर झुका लिया। शाहजहान ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने अंदरूनी तजाद का इजहार किया। तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है आमना। तुमने इतने बड़े जुल्म का सामना किया और फिर भी तुम्हारे दिल में खौफ की जगह खुदा का कलाम है। काश मेरी जिंदगी में भी इतना सुकून होता। मैंने सारी दुनिया की तालीम हासिल की, मगर ये इत्मीनान नहीं पा सका। आप जो कर रहे हैं वो भी किसी जिहाद से कम नहीं, मैंने हौसला देते हुए कहा। ताकतवर के जुल्म के सामने खड़े होना, सच्चाई की राह पर चलना, ये भी बहुत बड़ी इस्तकामत का काम है। आपको अल्लाह ज़रूर अजर देगा। उस लम्हे मेरे पर्दे में छुपी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी निगाहों ने भी एहतराम के साथ मेरे वजूद को देखा। हमारी निगाहों के इस मुख्तसर से मिलाप में एक अनदेखी कुर्बत का एहसास हुआ, जैसे दो मुश्किल में घिरे हुए मुसाफिर एक दूसरे को पहचान गए हों। ये कुर्बत किसी जिस्मानी कशिश की नहीं, बल्कि रूहानी और जज्बाती हम आहंगी की थी। उस दिन के बाद शाहजहान के रवैये में वाज़ेह तब्दीली आई। उसने मुझे मज़ीद इज्जत और अहमियत देना शुरू कर दी। वो अब सिर्फ कानूनी शवाहिद के लिए बात नहीं करता था, बल्कि मेरी खैरियत के बारे में पूछता। उसने मुझे शहर से कुछ नायाब इस्लामी कुतुब और तारीख़ी नुस्खे भिजवाए, जिनसे मेरे इल्म में इजाफा हो सके। ये तुम्हारा हक है, उसने एक बार कहा। तुम एक हाफिज हो और तुम्हें इन आसाइशों से दूर नहीं रहना चाहिए। मैंने तुम्हारी जिस्मानी हिफाजत की है, अब तुम्हारी इल्मी और रूहानी तरक्की में रुकावट नहीं बनूंगा। वो सिर्फ मेरा मालिक या मुहाफिज ही नहीं रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसका खामोश ख्याल रखने वाला किरदार मेरे दिल में एक रोमानवी एहसास जगा रहा था। मैंने कभी किसी मर्द को इस तरह नहीं देखा था, मगर शाहजहान में एक नरमी थी जो उसके भाइयों के बरक्स थी। उसकी इंसाफ पसंदी ने मुझे महफूज और पुरसुकून महसूस करवाया। मैं उसके किरदार के बारे में सोचने लगी। वो अमीर था, ताकतवर था, मगर साले भी था। उसके दिल में इंसानियत थी। मेरे जहन में ये ख्याल आने लगा कि ये शख्स मेरा सच्चा साथी बन सकता है, एक ऐसा साथी जो मेरी हया की कदर करेगा और मेरे ईमान का मुहाफिज बनेगा। मोहब्बत का यह एहसास बहुत धीमा और पाकीज़ा था, बिल्कुल मेरे पर्दे की तरह खामोश। मुझे यह एहसास हो गया था कि अब हमारी किस्मतों की तार सिर्फ इंसाफ की जंग से नहीं, बल्कि दिल के ताल्लुक से भी जुड़ चुके हैं। रफ़ीक और बशीर शाह के खिलाफ कार्रवाई का वक्त करीब आ रहा था, मगर इस खतरे के साथ ही मेरे लिए मोहब्बत का एक नया बाब भी खुल रहा था। हमारी ये खामोश कुर्बत एक मजबूत जज्बाती बुनियाद बना रही थी, जो आने वाले बड़े तूफान में हमें इकट्ठे खड़े होने की हिम्मत देगी। हमारे दरमियान अब एक खामोश मगर गहरा रिश्ता कायम हो चुका था। शाहजहान शाह ने मुझे इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया था और मैंने अपने खामोश ईमान और मोहब्बत से उसके अंदर के तन्हा इंसान को समझा था। मगर हमारे इस पाकीज़ा ताल्लुक़ पर जुल्म के साए मंडला रहे थे। शाहजहान ने मुझे बता दिया था कि अब वो रफ़ीक और बशीर के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करने वाला है, और इस बुनियादी केस की कामयाबी का इन्हिसार मेरी गवाही पर था। जैसे ही शाहजहान ने गाँव के सरदारों को अपने भाइयों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का नोटिस भेजा, रफ़ीक और बशीर शाह को शक हो गया। उनकी सारी दौलत और ताकत गैर कानूनी कामों पर मबनी थी, और वो जानते थे कि अगर मैंने गवाही दी तो इनका इक़्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक रात जब मैं मगरिब की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रही थी, तो बंगले के बाहर शोर और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं जान गई कि वो लोग आ चुके हैं। मैंने तेज़ी से अपना पर्दा दुरुस्त किया और जाए नमाज के पीछे खड़ी हो गई। थोड़ी देर में दरवाज़ा ज़ोर से टूटा और रफ़ीक शाह और बशीर शाह मुसल्लह होकर अंदर दाखिल हुए। उनके साथ चंद गुंडे भी थे। रफ़ीक शाह की आंखों में इस बार सिर्फ इंतकाम नहीं, बल्कि खौफ और वहशत भी थी। वो उस जगह पर काबिज होकर मुझे अगवा करना चाहते थे, ताकि शाहजहान पर दबाव डाला जा सके और मुकदमा वापस लिया जा सके। शाहजहान शाह,
کہاں ہے وہ لڑکی؟ رفیق نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرے معاملے کو چرایا اور اب تم میری تباہی کا سامان کر رہے ہو۔ شاہزین نے دلیری سے اس کا سامنا کیا۔ وہ ہاتھ میں کوئی اسلحہ رکھنے کے بجائے صرف پر اعتماد کھڑا تھا۔ تمہارا انجام قریب ہے رفیق، تمہارے ظلم کی داستان اب ختم ہوگی، ہم ختم ہوں گے یا تمہاری یہ محفوظ رکھی ہوئی گواہی۔ بشیر شاہ نے غصے سے چیخ کر کہا اور اپنی بندوق تان دی۔ پھر ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ شاہزین اگرچہ تنہا تھا مگر اس نے اپنی تربیت اور ذہانت سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے گنڈوں کو گرایا، لیکن رفیق اور بشیر شاہ جو غصے میں پاگل ہو چکے تھے شاہزین کو قابو کرنے کی کوشش میں تھے۔ لڑائی کے دوران رفیق شاہ نے موقع پا کر شاہزین کو دیوار سے لگا دیا اور اس پر گولی چلانے کے لیے بندوق ڈال دی۔ تم نے ہماری دنیا ختم کر دی، اب تم زندہ نہیں رہو گے۔ میں یہ ظلم اور بے بسی مزید برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے دیکھا کہ میرا محافظ آج خطرے میں ہے۔ وہ شخص جس نے میری عزت کی حفاظت کی، جس نے مجھے انصاف کی امید دی، آج میرے سامنے مرنے والا تھا۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جس جگہ میں چھپی تھی وہاں سے باہر نکلی اور رفیق شاہ اور شاہزین کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ رک جاؤ، میں نے بلند اور واضح آواز میں کہا۔ میری آواز میں خوف نہیں بلکہ غیر متزلزل ایمان کی طاقت تھی۔ اب ظلم نہیں ہوگا، تم مزید کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ بندوق نیچے کرو۔ رفیق شاہ سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ لڑکی جس کی وہ بولی لگا رہا تھا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میری اس غیر متوقع ہمت نے شاہزین کو بھی حیران کر دیا۔ رفیق کی توجہ ہٹتے ہی شاہزین کو ایک اہم موقع مل گیا اور اس نے پوری قوت سے رفیق کے ہاتھ پر وار کیا اور اس سے بندوق چھین لی۔ بھاگو بشیر، اسے پکڑو، رفیق نے چیخا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عین اسی لمحے باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ شاہزین کا پلان تھا۔ اس نے حملے کی پیشگوئی کر لی تھی اور پولیس کو تیار رہنے کی ہدایات دی تھی۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے بعد پولیس فوراً گھر میں داخل ہو گئی اور رفیق اور بشیر شاہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ظلم کا یہ باب یوں اختتام کو پہنچا۔ اگلے کچھ ہفتے عدالتوں اور کچہری میں گزرے۔ میں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں مکمل پردے میں رہتے ہوئے ہر سوال کا جواب سچائی اور یقین کے ساتھ دیا۔ میں نے نیلامی کی محفل، رفیق کی دھمکیاں اور عادل کی جھوٹی گرفتاری کی تفصیلات گواہی میں دی۔ میری گواہی کی بنیاد پر عادل کو باعزت بری کر دیا گیا۔ وہ رہائی کے بعد سب سے پہلے مجھے ملنے آیا اور اس نے شاہزین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جس نے اس کی بہن کی حفاظت کی۔ دوسری طرف رفیق اور بشیر شاہ کو ان کے جرائم کی سخت سزا ملی اور ان کا طاقتور نظام ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی جہاں عادل اور میرے والد میرے منتظر تھے تو شاہزین شاہ ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور فخر تھا۔ جب تمام رشتہ داروں سے بات ختم ہوئی تو شاہزین میرے قریب آیا۔ وہ میرے سامنے نہ جھکا مگر اپنے دل کی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، آمنہ، آج ہم نے ظلم کو شکست دے دی ہے۔ تم نے مجھے یہ سکھایا کہ ایمان اور حیا کسی بھی طاقت سے زیادہ مضبوط ہے۔ میں نے تمہیں 2 کروڑ میں خریدا تھا مگر آج میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری قدر و قیمت اس دنیا کے ہر مال سے زیادہ ہے۔ اس کی آواز میں سچے جذبات کی گہرائی تھی۔ میں نے تمہیں ملکیت بنانے کے لیے نہیں خریدا تھا۔ اب جب تم مکمل طور پر آزاد ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنی زندگی میں مستقل طور پر قبول کرو گی؟ میں تمہیں ایک بیوی کی عزت اور ایک ساتھی کا مقام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے شاہزین شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام، محبت اور سچائی تھی۔ میرے دل میں جو خاموش رومانس پل رہا تھا وہ اب حقیقت کا روپ لے چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص نہ صرف میرا محافظ بلکہ میرا سچا رفیق ہے۔ میں نے پردے کے اندر ہی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میں آپ کے سچے جذبات کو قبول کرتی ہوں شاہزین، خدا کی رضا سے میں تیار ہوں۔ یوں ہمارے نکاح کی سادہ مگر پروقار رسم ہوئی جس میں میرے والد نے خوشی سے میری رخصتی کی اور عادل نے بھائی کا فرض ادا کیا۔ ہماری زندگی کا آغاز کسی مالک اور مملوک کی طرح نہیں بلکہ 2 نیک اور سچے ساتھیوں کی طرح ہوا، اور رحمان کے سائے میں ہماری نئی پروقار اور ایمان سے بھرپور زندگی کا آغاز ہوا۔ ظلم کی رات گزر چکی تھی اور انصاف کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔